नमस्कार, परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुणेश कुमार। आज हम करंट अफेयर्स की अपनी श्रृंखला में वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं यह रिपोर्ट चर्चा में क्यों है। जो वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 है, इसे कौन जारी करता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जारी करता है, यानी WMO। और जो यह रिपोर्ट है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया है कि 2023 में जो महासागरीय ऊष्मा है, यह अपने रिकॉर्ड स्तर पर रही है, यानी महासागरीय ऊष्मा में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह से ये मौसमी एवं जलवायु खतरे के कारण 2023 में खाद्य सुरक्षा और जनसंख्या विस्थापन जैसी समस्याएं विकराल रूप ले रही हैं। जनसंख्या विस्थापन यानी जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है कि खाद्य असुरक्षा उत्पन्न हो रही है और जनसंख्या का भारी संख्या में विस्थापन हो रहा है। तो आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट को क्या कहा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में ग्रीन हाउस गैस के स्तर में वृद्धि हुई है और समुद्र की सतह के तापमान और समुद्र की गर्मी एवं अम्लीकरण, समुद्र के स्तर में वृद्धि, अंटार्कटिक समुद्री बर्फ के आवरण और ग्लेशियर के पीछे हटने के रिकॉर्ड एक बार फिर टूट गए। यानी ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि हुई है, तापमान वृद्धि हुआ है, समुद्र में अम्लीकरण बढ़ा है और समुद्र का जो स्तर है जल का वो भी बढ़ा हुआ है। जो इस रिपोर्ट में कहा गया, इसके परिणाम स्वरूप साल भर जो है क्या है, लू, बाढ़, सूखा, जंगल की आग और तेजी से बढ़ते उष्णकटिबंधीय चक्रवातों ने भीषण तबाही मचाई है, जिससे लाखों लोगों का रोजमर्रा का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है एग्जाम में पूछे जाएं। तो इस टाइम के जो महत्वपूर्ण चक्रवात है उसमें एक प्रसिद्ध है डैनियल चक्रवात, जो भूमध्य सागरीय चक्रवात था। यह ग्रीस, बुल्गारिया, तुर्की और लीबिया में सक्रिय था। इसकी वजह से यहाँ पर भारी संख्या में नुकसान हुआ। जो दूसरा चक्रवात है यह फ्रेडी था। फ्रेडी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। यह मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मलावी, इन देशों में भीषण तबाही इसने मचाया था। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में जो मोचा चक्रवात था, खास करके बंगाल की खाड़ी में आया था और यह श्रीलंका से लेकर के म्यांमार तक जितने भी देश थे वहाँ पर इसने भीषण तबाही मचाई। और इसमें सिर्फ भारत और बांग्लादेश में ही लगभग 1.7 मिलियन लोग प्रभावित हुए और विस्थापन का शिकार हुए तथा गंभीर खाद्य असुरक्षा भी इन लोगों के बीच बढ़ी। आगे देखते हैं, जो यह रिपोर्ट है यह भी बता रहा है कि इस रिपोर्ट में पूर्व औद्योगिक आधार रेखा से जो तापमान है वह 1.4 डिग्री सेल्सियस क्या है, बढ़ रहा है। अब पूर्व औद्योगिक आधार रेखा क्या है, यह 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य को क्या कहा जाता है, पूर्व औद्योगिक आधार रेखा, मतलब तापमान की आधार रेखा मानी जाती है। आगे देखते हैं, अभी इसमें जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं, कौन है, एंटोनियो गुटेरस क्या है, संयुक्त राष्ट्र की महासचिव हैं। इन्होंने कहा है कि जो ये सभी संकेतक हैं हमें सायरन बज रहे हैं। लगभग सभी संकेतकों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जो यह दर्शाता है कि तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। इसी प्रकार से जो WMO की महासचिव कौन है, सेलेस्टे साउलो, इन्होंने भी यही बात दोहराया है कि समुद्र में गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और आर्कटिक जो बर्फ है वहाँ भी, अंटार्कटिक जो बर्फ है बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से यह बड़ी चिंता का सबब बन गया है। अगर हम इसमें देखते हैं और तो जो यह मैंने पहले ही बताया कि आधार रेखा जो क्या है 1850 से 1950 है और इसके बीच में, और 1850 से 2023 के बीच अगर तापांतर का डेटा जो हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा, लगभग यह 2 गुना हो गया है। और इसी बीच यदि हम खाद्य असुरक्षा की बात करेंगे तो जो खाद्य असुरक्षा है वह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोविड-19 के समय जो खाद्य असुरक्षा थी वह कितनी थी, 14.9 करोड़ लोग इससे प्रभावित थे, जबकि 2023 में यह संख्या बढ़ करके 33.3 करोड़ लोगों की हो गई। यानी जो कोविड-19 के दौरान 149 मिलियन लोग
149 मिलियन लोग खाद्य असुरक्षा से प्रभावित थे। अभी वर्तमान में 333 मिलियन लोग 2023 में खाद्य असुरक्षा से प्रभावित हुए हैं। यह आधुनिक मानव इतिहास में सबसे बड़ा संकट माना जाता है, जो खाद्य उपलब्धता और पहुंच पर जलवायु संबंधी घटनाओं के व्यापक प्रभाव को भी दर्शाता है। आगे हम देखते हैं, अगर जनसंख्या विस्थापन की हम बात करेंगे तो इस टाइम पे खाद्य असुरक्षा और जनसंख्या विस्थापन में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित देश रहे हैं सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक, मिस्र, सोमालिया और पाकिस्तान। यहाँ पर भारी संख्या में विस्थापन हो रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब लोगों का विस्थापन होगा तो जिस जगह पे जाएंगे वहाँ पर संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। संसाधनों पर दबाव बढ़ने के साथ ही साथ क्या होगा, सामाजिक तनाव भी बढ़ेगा। सामाजिक तनाव भी बढ़ेगा, जिससे लोगों में क्या आपसी टकराव भी उत्पन्न होगा और प्रभावित क्षेत्रों में क्या अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। यह भी एक इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही बड़ा मामला हो सकता है। अब इस रिपोर्ट में तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखा है कि सब नुकसान ही हो रहे हैं, पर कुछ अच्छी चीज़ें भी इसी टाइम पे हुआ है। जैसे इस टाइम पे 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन जो है बहुत इसका भारी संख्या में वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से सौर विकिरण, हवा और जल चक्र की गतिशील शक्तियों द्वारा संचालित होता है। डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी क्षमता के लिए जलवायु कार्रवाई में सबसे आगे बढ़ गया है। 2023 में 2022 की तुलना में नवीकरणीय क्षमता लगभग 50% की वृद्धि हुई है। यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें लगभग 50% की वृद्धि हुई है, जो कुल 510 गीगावाट GW, जो पिछले 2 दशकों में देखी गई उच्चतम दर है। यानी 2023 में जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन है लगभग 50% तक बढ़ा है और यह 510 गीगावाट के स्तर पर पहुंच गया। साथ ही इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो जलवायु वित्त प्रवाह है, जलवायु वित्त प्रवाह है वह 2021-22 में कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो 2019-20 से लगभग 2 गुना हो गया है। परंतु यह विश्व की सकल घरेलू उत्पाद का मात्र कितना है, 1% है। विश्व की सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1% है। और यदि हम ग्लोबल वार्मिंग के 1.5 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस तक के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी जो हम चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रहे, तो उसके लिए हमें वित्त निवेश में लगभग 6 गुना वृद्धि करनी होगी। और 2030 तक यह राशि कितना होना चाहिए, लगभग 9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। और 2050 तक यह राशि 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब में हो जानी चाहिए। परंतु अभी वर्तमान में इसकी जो स्थिति है, वर्तमान में यह कितना है, 63 अमेरिकी बिलियन डॉलर है। कितना, 63 अमेरिकी बिलियन डॉलर। जबकि हमें चाहिए कितना, खास करके विकासशील देशों में 2030 तक, कहां पर, विकासशील देशों में 2030 तक जो प्रति वर्ष अनुमानित राशि है वह 212 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यानी चाहिए हमें कितना, 212 बिलियन अमेरिकी डॉलर, परंतु वर्तमान में सिर्फ 63 बिलियन अमेरिकी डॉलर मिल रहा है विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से संबंधित डेटा को मैनेज करने के लिए। साथ ही हम देख लेते हैं WMO के बारे में। तो WMO जो है, इसके सदस्य देश कितने हैं, 192 सदस्य देश हैं। और इसका जो गठन है, इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से हुई है, जिसकी स्थापना वर्ष 1873 में वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के बाद की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो यह आज का आपका वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।